हेलो एवरीवन। तो 125 प्रश्नों की आपने सीरीज देखी कल जो मैंने अपलोड की थी, तो उसी सीरीज का ये दूसरा सेट है। एमसीक्यू होंगे 125 प्रश्न, जैसा कि आपने पिछली एक सीरीज में देखा था। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आप सबके सामने। तो पहला प्रश्न है आप सबके सामने, रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा था? रिपब्लिक ग्रंथ किसने लिखा था? क्लाइव वेल ने, रोजर फ्राई ने, अरस्तु ने या प्लेटो ने? तो रिपब्लिक किसका है? प्लेटो का ग्रंथ है रिपब्लिक। तो दूसरा प्रश्न है कला क्या है? दूसरा प्रश्न है कला क्या है? प्रकृति का चित्रण है, भावों का चित्रण है, प्राणियों का चित्रण है या कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण है? तो पूछा जा रहा है प्रश्न, कला क्या है? आंसर हो जाएगा कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण क्या होता है? कला होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिनवगुप्त ने, आनंदवर्धन ने, सारंगदेव ने या श्री शंकुक ने? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया था। और इन्होंने कौन सा रस दिया था? तो इन्होंने शांत रस दिया था। शांत रस अभिनवगुप्त ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? भाव के, अनुभाव के, रस के या विभाव के? आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार है? तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के प्रकार हो जाएंगे। ध्यान रख लेंगे, आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो विभाव के प्रकार हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले तो जो फंडामेंटल के क्वेश्चन आते हैं और सौंदर्य शास्त्र के आते हैं वो रखा है। तो आपको ऐसे ही टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। आज बहुत मिक्स नहीं आपको मिलेगा, थोड़ा थोड़ा टॉपिक से टॉपिक, क्योंकि जब एक टॉपिक के आप एक पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लिंक करते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है। पिछली बार की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से थे, लेकिन इस बार की वीडियो में आप देखेंगे कि टॉपिक टू टॉपिक हम चलते रहेंगे और 125 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे। तो अब है 5वां क्वेश्चन इस सीरीज का, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया हो। चित्रलक्षण, कामसूत्र, जयमंगला या कलासूत्र? तो आपको बताना है कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया हो। तो भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किसमें किया गया है? जयमंगला में किया गया है। जयमंगला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप सबके सामने है फंडामेंटल का क्वेश्चन। फिर से जैसा कि मैंने कहा था कि आपको बारी बारी से टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। क्या रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है? सादृश्य, प्रभावशीलता, वर्णिका भंग या लावण्य योजना? तो जो वर्णिका भंग होती है वह रंग से संबंधित होती है। और अगर वैसे इस क्वेश्चन का आंसर रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है, वर्णिका भंग रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। और लावण्य योजना क्या होती है? बाह्य सौंदर्य का व्यंजक लावण्य योजना होती है, अगर बात चौथे ऑप्शन की जाए तो। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा जा रहा है। सहयोग से, सामंजस्य से, संतुलन से या प्रमाण से? तो संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित हो जाएगा। आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सबके सामने, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? लय से, अनुपात से, एकता से या संतुलन से? तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत संबंधित हो जाएगा अनुपात से। ध्यान रखेंगे, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अनुपात से संबंधित है। फिर से आप सबके सामने है फंडामेंटल का ही क्वेश्चन, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? अगर कोई आकृति की आवृत्ति मतलब बार बार एक ही आकृति आती है तो
वो चित्र में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? बेचैनी का, संतुलन का, प्रवाह का या प्रमाण का? तो बार बार अगर कोई चित्र की आवृत्ति होती है, आता है, तो वो प्रवाह का प्रभाव उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, रंगों से निम्न में से प्राथमिक रंग पहचानिए। हरा, बैंगनी, नारंगी या नीला? तो इसमें से आपको प्राथमिक रंग पहचानना है, तो प्राथमिक रंग हो जाएगा नीला। अगला प्रश्न है आपके सबके सामने, प्रश्न संख्या 11। प्रकाश की प्रमुख रंगतें कौन सी हैं? प्रकाश की प्रमुख रंगतें यहाँ पर पूछा जा रहा है। लाल, हरा, नीला, लाल, पीला, नीला, पीला, नारंगी, लाल या नीला, हरा, बैंगनी। तो प्रकाश की रंगतें हो जाएंगी लाल, हरा और नीला। और अगर पूछता पदार्थ की कौन सी रंगतें हैं, तो लाल, पीला और नीला ये पदार्थ की होती हैं, और प्रकाश की लाल, हरा और नीला, पदार्थ की लाल, पीला और नीला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो परिप्रेक्ष्य के 2 ही प्रकार होते हैं, ध्यान रख लेंगे। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि अभी तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल के मिले होंगे। तो पेंसिल के लिए कौन सी लकड़ी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? पॉपुलर की, सिहाड़ की, चीड़ की या आम की? तो सिहाड़ यहाँ पे हो जाएगा सिहाड़, इसको बोलते हैं सिहाड़ की लकड़ी जो होती है पेंसिल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लकड़ी होती है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, डीपर का प्रयोग किसमें किया जाता है? जल रंग में, पैल रंग में, पेस्टल रंग में या टेम्परा में? तो डीपर का प्रयोग पैल रंग में किया जाता है। अब हम लोगों ने कुछ प्रश्न देखे फंडामेंटल के, कुछ प्रश्न सौंदर्य शास्त्र के। तो अब अगला जो हम प्रश्न देखेंगे प्रागैतिहासिक कला से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? D.H. गार्डन, G.R. हंटर, जगदीश गुप्त या पर्सी ब्राउन? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2005 में, 1984 में, 2003 में या 2002 में? तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब यहाँ से आप एक और प्रश्न याद रख सकते हैं कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला या ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला? तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित होते हैं? तो वो होते हैं शिकार से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर में, बनारस में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी मिर्जापुर में। राइट आंसर मिर्जापुर। अगला प्रश्न है आप सबके सामने प्रश्न संख्या 20, मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? भंडरिया में, लिखुनिया में, पंचमढ़िया में या भिंडम में? तो नृत्य के दृश्य जो हैं ज़्यादातर लिखुनिया की गुफाओं में देखे जाते हैं। आप लोगों ने अभी तक 20 प्रश्न देखा, आप लोगों को लग रहा होगा कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर का जो रखा है लेबल वो मॉडरेट रखा है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं है। तो आपने देखा होगा अधिकतर ऐसे ही प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में बनते हैं। तो इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, पंचमढ़ी
गुफा किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में? तो पंचमढ़ी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ से मिला है? मिर्जापुर से, बेल्लारी से, पंचमढ़ी से या सिंघनपुर से? तो घायल सूअर का गुफा चित्र मिला है मिर्जापुर से। अगला प्रश्न आप सबके सामने, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1950 में, 1960 में, 1958 में या 1969 में? तो भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में। और अभी ऊपर थोड़ा देर पहले प्रश्न आया था कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो 1958 में। तो अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 50, 285, 600 या 547? तो भीमबेटका नामक पहाड़ी से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 275 में चित्र मिलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और भीमबेटका की खोज 1958 में हुई थी। भीमबेटका को यूनेस्को में 2003 में शामिल किया गया था। तो ये सारे पॉइंट है भीमबेटका से रिलेटेड। अब हम लोगों ने पहले तो पढ़ा फंडामेंटल के क्वेश्चन, फिर हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक के क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है, जब हम पढ़ते भी हैं क्रम से, अगर हम देखें भारतीय चित्रकला को और देखें, तो अगला फिर आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अगले जो प्रश्न है वो आप सबको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से मैंने लिए हैं क्वेश्चन। तो सिंधु सभ्यता का आकार था किस तरह का था? वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता का आकार था त्रिभुजाकार, इस तरह का, कुछ त्रिभुज के आकार का। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष नर्तक नटराज की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो पुरुष नर्तक को और किस नाम से जानते हैं? नटराज के नाम से जानते हैं। यहाँ से आप दो प्रश्न, एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, और किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पुरुष नर्तक हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? सफेद का, काला का, लाल का या पीला का? तो बताइएगा आप सबकी किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हो जाएगा लाल का प्रयोग हुआ है सामान्यतः हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या मध्य प्रदेश में? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, सैंधव कालीन पुजारी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या कालीबंगा से? तो पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। शतरंज बोर्ड के अगला प्रश्न है, शतरंज बोर्ड के नमूने कहाँ से प्राप्त हैं? हड़प्पा से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो शतरंज बोर्ड के नमूने जो हैं प्राप्त हैं लोथल से मिले हैं शतरंज बोर्ड के नमूने। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। कैसे आकार बने हैं? ज्यामितीय, प्राकृतिक, अमूर्त या अर्ध अमूर्त? तो सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर जो अलंकरण बने हैं वे ज्यामितीय आकारों में बने हैं। फंडामेंटल पहले बात करी हमने फंडामेंटल की, फिर हमने बात करी प्रागैतिहासिक की, फिर हमने बात करी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब बात आती है वैदिक काल की और उसके बाद आ जाती है गुफाएं। तो प्रश्न देखते हैं, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को या ऋजुवेद को? तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध, ब्राह्मण या जैन? तो जोगीमारा की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। जैसे जोगी, जैसे जैन, ध्यान रख लेंगे। अगला प्रश्न है आप सबके सामने प्रश्न संख्या 34 है, बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? तो बौद्ध धर्म की 2 ही शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। अजंता में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है,
अजंता में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस रूप में हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक या अलंकारिक? तो अजंता में जो परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 36 है आप सबके सामने, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में या गुफा संख्या 10 में? तो भिक्षुक बुद्ध जो है वो गुफा संख्या 17 में चित्रित है। अजंता की गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध का चित्र मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी गुफाएं हैं? 29, 30, 28 या 31? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त होता है? अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें बोधिसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त होता है? बोधिसत्व वज्रपाणी 1 में, 2 में, 16 में, 17 में? तो गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अजंता की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया था? 1984 में, 1953 में, 1951 में या 1954 में? तो अजंता की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक 1951 में घोषित किया गया था। ध्यान रख लीजिएगा, 1951 में अजंता की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न अजंता से। अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है, यह एक कथन है। तो यह कथन किसने कहा था? प्रश्न पूछा जा रहा है कि अजंता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है, यह कथन किसने कहा था? ग्रिफिथ्स ने, सोलोमन ने, लेडी हरिंगम ने या कनिंघम ने? ये कथन जो है लेडी हरिंगम ने कहा था। अगला प्रश्न है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, मुंबई में या छत्तीसगढ़ में? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो कला से संबंधित, तो स्थिति बहुत पूछी जाती है। स्थिति ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसकी स्थिति जरूर ध्यान रखें। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बात कर लेते हैं कुछ गुफाओं की स्थिति की भी। तो सिगिरिया की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में, मुंबई में, महाराष्ट्र में या श्रीलंका में? सिगिरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित हैं। तो अगला प्रश्न है। सीतन्नवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? सीतन्नवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या मुंबई में? तो सीतन्नवासल की गुफाएं तमिलनाडु में स्थित हैं। तो एक साथ कई गुफाओं की स्थिति ध्यान रख लेंगे। तो आगे जो गुफा है वो बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विवाह हो जाएगा। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? प्रश्न पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में या कर्नाटक में? तो बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। बादामी वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग गुफाओं वाला जो सेक्शन है वहाँ पे भी पढ़ते हैं, फिर जब स्थापत्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं या कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में या रायगढ़ में? तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है बताइए? रायगढ़ में। इसी बार ये क्वेश्चन आया था टीजीटी 2021 के पेपर में, तो ध्यान होगा आप लोगों को। ज़्यादातर आपको जितने मैंने प्रश्न लिए हैं ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन भी लिए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस वाले सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और ज़्यादातर हमारे आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं जिससे सिलेक्शन रुक जाता है। तो उन प्रश्नों को आज के सीरीज में लेने की मैंने कोशिश की है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ से मिली है? अजंता से, एलिफेंटा से, एलोरा से या बाघ से? बाघ हो जाएगा, ठीक। तो प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति जो है वो मिली है एलिफेंटा से। एलिफेंटा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बात करते हैं एलोरा की। एलोरा की इंद्र सभा के नाम से
किस गुफा को जाना जाता है? एलोरा में जो गुफाएं हैं, एलोरा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें रहती हैं कि किस गुफा का क्या नाम है, ज़्यादातर यही रहता है। 32वीं का क्या नाम है, 30वीं का क्या नाम है, 16वीं का क्या नाम है, तो और उसकी स्थिति, कैसे चित्र बने हैं, किन दिशाओं से चित्र बनाए गए हैं, मतलब मूर्तियां बनाई गई हैं, सब प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एलोरा में इंद्रसभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? 19 को, 32 को, 33 को या 34 को? तो इंद्रसभा के नाम से जाना जाता है गुफा संख्या 32 को। 32 इज द राइट आंसर, इंद्रसभा। फिर से बात करते हैं एलोरा की गुफाओं की। तो एलोरा की किस गुफा संख्या को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप एलोरा पढ़ रहे हैं तो उसके नाम, बाघ पढ़ रहे हैं तो उसके नाम, गुफाओं के नाम ध्यान रखिएगा कि क्या क्या नाम है। इस तरह की चीजें बार बार पूछी जाती हैं। तो एलोरा की किस गुफा संख्या को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है? 14 को, 15 को, 19 को या 21 को? तो गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। तो गुफाओं से आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है, गुफाओं से संबंधित। श्रीगिरिया गुफा में स्त्रियों के कुल कितने चित्र अंकित हैं? 14, 22, 21 या 7? तो श्रीगिरिया गुफा में रूपायनी स्त्रियों के कुल 21 चित्र अंकित हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शैली के प्रमुख 3 केंद्र कौन से थे? बंगाल, बिहार, कर्नाटक, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंगाल, बंगाल, बिहार, नेपाल या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल? तो पाल शैली के प्रमुख जो 3 केंद्र थे वे थे बंगाल, बिहार और नेपाल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बने हैं? कागज पर, दीवार पर, ताड़पत्र पर या भित्ति पर? तो पाल शैली के चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बारहमासा, रागमाला, बौद्ध या जैन? तो पाल शैली के प्रमुख चित्रों का विषय बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, पंचरक्षा सूत्र का चित्रण किस शैली से संबंधित है? मुगल से, पहाड़ी से, पाल से या भ्रंश से? तो पंचरक्षा सूत्र का चित्रण जो है वो पाल शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया या किसने कहा? पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा? लामा तारानाथ ने, यहाँ पे ला होगा, लामा तारानाथ ने, ए.के. स्वामी ने, ओशी गांगुली ने या हेलन रूबिसो ने? तो पाल शैली को बिहार शैली कहा था हेलन रूबिसो ने। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम किसने दिया? जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम किसने दिया? ए.के. स्वामी ने, एन.सी. मेहता ने, राय कृष्णदास ने या लामा तारानाथ ने? राय कृष्णदास, यहाँ पे राय हो जाएगा। तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम राय कृष्ण दास ने दिया था। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 56। कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता, औधर, नियुक्ति वृत्ति, नेमिनाथ चरित्र या कल्पसूत्र? तो कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कल्पसूत्र है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, जैन लघु चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो अगला प्रश्न देखते हैं, जैन लघु चित्रकला भारत की किस क्षेत्र की है? उत्तर की, पूर्व की, पश्चिम की या मध्य की? ज्यादा हो गया, या मध्य की, ठीक है। तो जैन लघु चित्रकला भारत के पश्चिम क्षेत्र की है और पाल पूर्वी क्षेत्र की है। पाल पूर्वी क्षेत्र की है और जैन पश्चिमी क्षेत्र की। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? मालवा की, गुजरात की, जौनपुर की या मध्य प्रदेश की? तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर की है। जौनपुर की प्रति सबसे उत्तम है, उत्तम। आराम से पढ़ेंगे अगला प्रश्न। सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें किस शैली की प्रमुख विशेषता है? सवा चश्म चेहरे और चेहरे से बाहर निकली हुई आंखें, सही क्या?
पाल की, जैन की, राजस्थानी की या दक्षिणी की? तो जैन शैली की विशेषता है ये सवाचस्म चेहरे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए किस रंग का प्रयोग हुआ है? स्वर्णिम, नीला, पीला या काला? तो पार्श्वनाथ के लिए नीले रंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, बात करते हैं मालवा की। मालवा में चित्रित नियामतनामा कहाँ संग्रहित है? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक। मालवा में चित्रित नियामतनामा कहाँ संग्रहित है? रामपुर संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में या इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में? तो मालवा में जो चित्रित है नियामतनामा वो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बात हो रही है दक्षिणी शैली की। तो दक्षिणी शैली में एक ग्रंथ चित्रित किया गया था, नुजूल उल उलूम होगा यहाँ पे ग्रंथ, जो कि खगोल विद्या पर आधारित था और इसमें ये चित्रित हुआ था। तो ये कहाँ पे चित्रित हुआ था? अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में या हैदराबाद में? तो नुजूल उल उलूम जो है वो बीजापुर में चित्रित हुआ था। इस ग्रंथ में कुल 876 क्या थे? चित्र थे और 140 क्या थे? नक्शे थे। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, तुजुक ए आशिफी, यहाँ पे आशिफी होगा, आशिफी नामक ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ है? गोलकुंडा में, बीजापुर में, हैदराबाद में या अहमदनगर में? तो तुजुक ए आशिफी ग्रंथ हैदराबाद में चित्रित हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 64। निम्न में से कांच पर चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मालवा, मांडू, त्रिचुरापल्ली या गोलकुंडा? तो कांच पर चित्रण का प्रमुख केंद्र जो है वो त्रिचुरापल्ली हो जाएगा आपका। वेस्टर्न के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं आप सभी के सामने। प्रश्न संख्या है 65। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मेसोपोटामिया में, ग्रीक में, ईरान में या मिस्र में? तो गीजे के पिरामिड जो है मिस्र में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? हम्मुराबी ने, नेबुकोडनेस्सर ने, मुरसिलिस ने या नेबूखदनेस्सर ने? तो बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग नेबूखदनेस्सर ने बनवाया था। ये भी पिछली बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, टीजीटी वाले में। अगला प्रश्न है, स्टोनहेंज किस देश में है? चीन में, फ्रांस में, जापान में या ग्रेट ब्रिटेन में? तो स्टोनहेंज ग्रेट ब्रिटेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? दोनातेलो होगा यहाँ पे, दोनातेलो, ठीक है। रोंदा, माइकलएंजेलो या बोलोग्ना? तो गेट ऑफ हेल जो है वो रोंदा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। गुलाब के हारों वाली मैडोना को किसने चित्रित किया है? अल्बर्ट ड्यूरर ने, जॉन कॉन्स्टेबल ने, हाल्विन कनिष्ठ ने या जोसेफ पेटनीर ने? तो गुलाबों के हारों वाली मैडोना का चित्रण अल्बर्ट ड्यूरर ने किया था। इनका जन्म हुआ था 1471 में, 1471 में। और ये किस देश के थे? तो जर्मनी के। ध्यान रख लेंगे, अल्बर्ट ड्यूरर जर्मनी के थे, कास्ट में काम करने के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईरानी शैली में आकृतियों के चेहरे कितने चश्म? यहाँ पे होगा चश्म में बनाए गए हैं। 1 चश्म, 1.5 चश्म, 1.25 चश्म या 2.25 चश्म? तो 2.25 चश्म सही हो जाएगा और ये है चश्म। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है और इसके लिए देखते हैं प्रश्न संख्या 71। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा, इलाहाबाद, मेहरगढ़ या पल्लावरम? तो कृषि का प्रथम उदाहरण जो प्राप्त होता है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कलाकार से संबंधित, कौन सा कलाकार अपने चित्रों में जली हुई लकड़ी का प्रयोग करता था? जोगेन चौधरी, हिम्मत शाह, जयराम पटेल या जीएम सिंह? तो जयराम पटेल अपने चित्रों में जली हुई लकड़ी का प्रयोग करते थे।
देखते हैं अगला प्रश्न, कृष्णा विद काउज नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है? मंजीत बाबा, मनु पारिक, अतुल डोडिया या अवतार सिंह पवार? तो कृष्णा विद काउज है मंजीत बाबा की, 1941 टीओपी है इनकी, मंजीत बाबा की, 1941। अगला प्रश्न देखते हैं, वकायत बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? 19, 13, 6 या 14? तो वकायत बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो 19 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है। निम्न में से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 75, निम्न में से किस कलाकार ने मुंबई के धारावाहिकों और फिल्मों में खूब काम किया है? सुधीर पटवर्धन, सुबोध गुप्ता, विजेंद्र शर्मा या नीलिमा शेख? तो विजेंद्र शर्मा ने मुंबई के धारावाहिकों और फिल्मों में खूब काम किया है और ये बनाते थे वैसा वाला भ्रम से संबंधित चित्र ये बनाते थे विजेंद्र शर्मा। प्रश्न संख्या है 76, बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। भारत भवन भोपाल के संस्थापक हैं जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, राय कृष्णदास या मौलाना अबुल कलाम आजाद? अशोक वाजपेयी भारत भवन भोपाल के संस्थापक हैं। कुछ प्रश्न स्थापत्य के देखते हैं। उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? मातंगेश्वर मंदिर, अंकोर वाट, महाकालेश्वर या वृहदेश्वर? तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। अभी भी सावन का समय चल रहा है तो हम लोगों ने एक तरह से भक्ति भी कर दी, महाकालेश्वर की जय हो। दक्षिण भारत का एथेंस और त्योहारों की नगरी किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर को, मदुरै को, कोलकाता को या प्रयागराज को? तो दक्षिण भारत का एथेंस कहा जाता है मदुरै को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से काले पर काला छाप चित्र किस कलाकार का है? काले पर काला, ज्योति भट्ट, सनतकर, विनोद रे पटेल या दीपक बनर्जी? तो काले पर काला विनोद रे पटेल का है। और सफेद पर सफेद किसका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब आंसर नहीं करते हैं, वीडियो देखते देखते आंसर भी कर दिया करिए, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो, है ना। बताइएगा सफेद पर सफेद किसका है। अगर आपको नहीं पता है तो भी बताइएगा, पूछ लीजिएगा किसका है तो हम ही बता देंगे, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपने चलायमान काइनेटिक शिल्पों के लिए जाने जाते हैं? बलबीर सिंह कट्ट, नागजी पटेल, अंकित पटेल या मृणालिनी मुखर्जी? तो अपने काइनेटिक शिल्पों के लिए या अपने चलायमान शिल्पों के लिए अंकित पटेल जाने जाते हैं। ये तो बात हो गई इंडियन की, लेकिन अगर वेस्टर्न में पूछा जाता है कि अपने काइनेटिक शिल्प के लिए कौन जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर काल्डर जाने जाते हैं। हाँ, तो जब बनी ठनी मूर्ति शिल्प किस कलाकार की है? तो अर्जुन प्रजापति की। और अगर पूछे कि बनी ठनी चित्र किसका है, तब निहाल चंद का। ऑप्शन में निहाल चंद को देख के लगा मत दीजिएगा एग्जाम में कि पूछ लिया कि बनी ठनी मूर्ति शिल्प किसका है, बनी ठनी देखे और जल्दी से निहाल चंद लगा दिए। ऐसी गलती एग्जाम में बहुत होती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी से जब आप उस गलती को समझेंगे तभी एग्जाम में आप वो गलती नहीं करेंगे। अगर आप अभी से प्रिपेयर नहीं होंगे उसके लिए तो अचानक से वो चीजें हो जाती हैं, पता नहीं चलता है और छोटी छोटी गलतियों से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी प्रश्न पढ़ें, प्रश्न ध्यान से पढ़ें, ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर तक जाएं। भले आपको आंसर पता हो पर पूरा ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 82 उदांतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? तो उदांतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था देवपाल ने। अगला प्रश्न है, कलोलकर्ता बछड़ा का माध्यम क्या है? टेराकोटा, कांस्य, पत्थर या इनमें से कोई नहीं? तो कलोलकर्ता बछड़ा जो है वो कांस्य माध्यम में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, नाइफ पेंटिंग का प्रयोग किसने अधिक किया है? एम.एफ. हुसैन ने, बी.सी. सान्याल ने, शंकर चौधरी ने या पी.वी. जानकी राम ने? ये वी होगा, पी.वी. जानकी राम ने। तो नाइफ पेंटिंग का अधिकतर प्रयोग किया है एम.एफ. हुसैन ने। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो आपको एम.एफ. हुसैन है, सही हो जाएंगे। लेकिन एक बार ये क्वेश्चन एक पेपर दे रहे थे हम, उसमें पूछा था नाइफ पेंटिंग का प्रयोग
किसने अधिक किया है, किसने किया है? एम एफ हुसैन भी ऑप्शन में थे और आपके ऑप्शन में अकबर पदमसी भी थे। तो वहाँ पे अकबर पदमसी को सही करवाया गया था। अगर बुक में भी आप जरूर पढ़ते होंगे अकबर पदमसी ने नाइफ का यूज किया है। तो कुछ प्रश्न होते हैं तो उनके मेन को नहीं ठीक करा करके वैसे अदर को भी ठीक करा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ध्यान आ गया। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 85। बिंदी चित्रकार भारती खेर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में? तो भारती खेर का जन्म हुआ था लंदन में। सुबोध गुप्ता जो कि बर्तन वाले कलाकार के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी ये पत्नी थी, मतलब पत्नी है, अभी जीवित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मामल्लपुरम के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? द्रविड़ में, नागर में, बेशर में या कलिंग में? तो मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गा बेचने वाला किसका प्रसिद्ध चित्र है? के हैबर का, के सुब्रमण्यम का, विनोद बिहारी मुखर्जी का या नंदलाल बोस का? तो मुर्गा बेचने वाला के सुब्रमण्यम का चित्र है, मुर्गा बेचने वाला। तो अगला प्रश्न है, भविष्यवाद के जनक लेखक व कवि थे कौन थे? काजीमिर मालेविच थे, फिलिप्पो तोमासी मारिनेत्ती थे, या चामो बल्ला थे या हेनरी माथिस? तो भविष्यवाद के जनक लेखक और कवि फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती हो जाएंगे। सड़क बनाने वाले, अगला प्रश्न देखते हैं, सड़क बनाने वाले किसका मूर्ति शिल्प है? रामकिंकर बैज का, डीपी राय चौधरी का, प्रदोष दास गुप्ता का या चिंतामणि कर का? तो सड़क बनाने वाले जो मूर्ति है वो देवी प्रसाद राय चौधरी का मूर्ति है। आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट करके कि किस कलर का वो, मतलब अगर हम रखते हैं तो आप लोगों को सही लगता है शब्द जो है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, हम जब टाइप करते हैं तो अगर आपको ब्लैक या जैसा भी, जैसे ज़्यादा सुविधाजनक हो वो कलर चेंज कर देंगे। तो इसलिए आप लोग बताइएगा जरूर, ब्लू या ब्लैक या ग्रीन, कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगे। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। सांची और भरहुत किस काल में बने थे? गुप्त काल में, शुंग काल में, मौर्य काल में या कुषाण काल में? तो सांची और भरहुत की जब बात आएगी तो शुंग काल, खाली सांची की बात आएगी तो मौर्य काल, लेकिन सांची और भरहुत अगर साथ में है तो शुंग काल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमजानामा का पर्यवेक्षण किस चित्रकार ने किया था? अब्दुल समद सिराजी ने, बसावन ने, दशवंत ने या मनोहर ने? तो हमजानामा का पर्यवेक्षण अब्दुल समद सिराजी ने किया था। अगला प्रश्न जो है लखनऊ के कलाकारों से है। हर बार परीक्षा में 2-3 जरूर क्वेश्चन आते हैं लखनऊ के कलाकारों से, तो ये प्रश्न देखते हैं। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कलारत्न या कलाश्री? तो बद्रीनाथ आर्य को कला का कला रत्न पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। क्षितिज मजूमदार को क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रशिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो क्षितिज मजूमदार को संत चित्रकार कहा जाता है या वैष्णव चित्रकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, यहाँ पे दवे होगा, शांति दवे, जिया संतोष या गुलाम मोहम्मद शेख? तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे? तो के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक रहा? राजा रवि वर्मा का, के.एस. कुलकर्णी का, एन.एस. बेंद्रे का या ए.के. हलदर? ए.के. हलदर मने असित कुमार हलदर। तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से बंगाल शैली पर सर्वाधिक किसी का, असित कुमार हलदर पर बंगाल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा था। बाकी राजा रवि वर्मा है ही नहीं बंगाल शैली के, के.एस. कुलकर्णी है ही नहीं, बेंद्रे भी नहीं है। तो आज की सीरीज का प्रश्न संख्या 96 देखते आप सबके सामने है। स्वप्न में देखे गए दृश्यों को यथार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयास किस पाश्चात्य कलाकार ने किया है? विंची ने, रेम्ब्रांत ने, यहाँ पे रेम्ब्रांत होगा,
रिम्ब्रांट रिम्ब्रांट ने, सल्वाडोर डाली ने या ब्राक ने? तो सल्वाडोर डाली ने स्वप्न में देखे गए दृश्यों का यथार्थ रूप में चित्रण किया है। यहाँ पे आधा ल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया था? नंदलाल बोस, अनुपम सूद, ज्योति भट्ट या जानकी राम? तो देवी को ज्योति भट्ट ने बनाया था, जो कि एक छापा चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसने कहा है जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? कांट ने, फ्रायड ने, भरतमुनि ने या क्रोचे ने? तो जीवन में अचेतन का महत्व चेतन से अधिक है, ऐसा फ्रायड ने कहा था। और इनकी लिबिडो थ्योरी भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कपि मानव मत्स्य कन्या चित्र प्रागैतिहासिक किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर से, होशंगाबाद से, पंचमढ़ी से या भीमबेटका से? तो मत्स्य कन्या नामक चित्र सिंघनपुर से प्राप्त होता है। आज की सीरीज का 100वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल दूज का चांद देखते प्रेमी युगल चित्र कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, रोरिक संग्रहालय में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में या भारतीय संग्रहालय कोलकाता में? तो दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, जो कि बूंदी शैली का चित्र है, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। और इस चित्र को, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इस चित्र को किसने बनाया था? इस चित्र को मोहन ने बनाया था, ध्यान रख लीजिएगा। मोहन ने इस चित्र को बनाया था। बूंदी शैली का चित्र है, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल मोहन ने बनाया था, बूंदी शैली का चित्र है और प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 101 की। बीकानेर शैली में चित्रित झूले पर चित्र निम्न में से किस ग्रंथ से लिया गया है? कृष्ण झूले पर, जो कि नूरुद्दीन ने बनाया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि कृष्ण झूले पर किसने बनाया है? नूरुद्दीन ने बनाया है। बीकानेर शैली का चित्र है। अब किस ग्रंथ से लिया गया है? तो गीत गोविंद से, रसिक प्रिया से, तिलक मंजरी से या रस मंजरी से? तो कृष्ण झूले पर चित्र रसिक प्रिया से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 102। नाथद्वारा की बात हो रही है। नाथद्वारा की पिछवैया कहाँ संग्रहित है? नाथद्वारा में पिछवई चित्रित होती है, तो वह कहाँ संग्रहित है? कैलिगो म्यूजियम अहमदाबाद में, एनसी मेहता संग्रहालय में, आशुतोष संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय में? तो कैलिगो म्यूजियम अहमदाबाद में नाथद्वारा की पिछवैया संग्रहित हैं। और आशुतोष संग्रहालय बड़ा आप लोग देखते होंगे कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है आशुतोष संग्रहालय, बात करेंगे। और ऑप्शन तीसरे की, तो आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में है और नाथद्वारा की पिछवैया कैलिगो म्यूजियम अहमदाबाद में संग्रहित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजा राज सिंह ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? 15, 33, 75 या 78? तो राजा राज सिंह ने 33 ग्रंथों की रचना की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लाल रंग की नौकाएं किस शैली की विशेषता को दर्शाती हैं? कोटा, बूंदी, जयपुर या किशनगढ़? तो लाल रंग की नौकाएं किशनगढ़ की विशेषता को दर्शाती हैं। लाल रंग की नौकाएं बोट ऑफ लव ऐसे करके भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, शैली से ढूंढार की उपशैली है, अजमेर है, अलवर है, नागौर है, उदयपुर है? तो ढूंढार अलवर की उपशैली है। ढूंढार की उपशैली अलवर है, सॉरी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1961 में, 1965 में या 1981 में? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी 1861 में, ध्यान रखिएगा। त्रिनाले इंडिया का आयोजन कौन करता है? साहित्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी नई दिल्ली या राष्ट्रीय कला परिषद नई दिल्ली? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली जो है त्रिनाले इंडिया का आयोजन करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 108। कला
किसी के बाप की बपौती नहीं है, इसे कोई भी धारण कर सकता है। किसका कथन है? विनोद बिहारी मुखर्जी, डीपी राय चौधरी, सत्येंद्रनाथ मजूमदार या शैलेंद्रनाथ डे? तो ये कथन है डीपी राय चौधरी का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 109। शैलेंद्रनाथ डे का प्रमुख माध्यम क्या था? टेम्परा, वाश, एक्रेलिक या तेल? तो शैलेंद्रनाथ डे बंगाल शैली से संबंधित है, तो इनका माध्यम हो जाएगा वॉश। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, लूनी, सतलज या रंगोई? धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है पुस्तकों से संबंधित है। द बंगाल पट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर, अशोक भौमिक, असित कुमार हल्दर या ई.वी. हैवेल? तो द बंगाल पट ई.वी. हैवेल की पुस्तक है। इनका पूरा नाम अंड्रेस विनफील्ड हैवेल, 1861 में जन्म हुआ था इनका। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, देखिएगा, इसको आंसर देने की कोशिश करिएगा इसकी। जंगल में लैला बुझी हुई लौ नामक चित्र किस कलाकार से संबंधित है? अब्दुल रहमान चुगताई, अवनींद्रनाथ टैगोर, डीपी राय चौधरी या शैलेंद्रनाथ डे? जंगल में लैला या बुझी हुई लौ जो चित्र है अब्दुल रहमान चुगताई का हो जाएगा। आज की सीरीज का 113वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जल रंग चित्रण शैली का जनक किसे कहा गया है? पाल वेल्को, पाल सैंडवाई, वैसे यहाँ तो होना पाल क्लीको, पाल सैंडवाई को, या किसी को नहीं। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था ए रामचंद्रन वाला, तो उसमें ए रामचंद्रन से सिमिलर कुछ दिया गया था। एक बार एम.एफ. हुसैन वाला क्वेश्चन आया था, तो उसमें भी बड़ा सिमिलर दिया गया था। वैसे ही यहाँ पे मैंने देने ऑप्शन रखने की कोशिश की है। तो जल रंग चित्र शैली का जनक पाल सैंडवाई को कहा जाता है। बताइएगा पाल क्ली किस से संबंधित है? तो बहुत से पालकली संबंधित है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज की सीरीज का 114वां क्वेश्चन है, 114। तो कृपया आप सभी लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो कर दीजिएगा। किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलय निरूपित करती है? मौर्य, शुंग, कुषाण या गुप्त? तो गुप्त काल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजापुर के विशाल दुर्ग बीजापुर के विशाल दुर्ग, 7 मंजिला महल, गोल गुंबद आदि विशाल भवनों में स्थापत्य का समन्वय, उत्तम समन्वय दिखाई देता है। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, चीनी फारसी या पूर्वी पश्चिमी? तो हिंदू मुस्लिम का उचित समन्वय दिखाई पड़ता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? तो ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी ने, मीर सैयद अली ने, अब्दुल समद ने या दशवंत ने? तो दशवंत ने देवी देवताओं का चित्रण किया है। भारतीय देवी देवताओं का चित्रण मुगल चित्रकार दशवंत ने किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? मायापुरी, धारापुरी, जनकपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो धारापुरी द्वीप पर स्थित है एलिफेंटा की। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान कराता है? तान, मान, रंगत या सघनता? तो सघनता जो है वो वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान कराता है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। कृष्ण, बलराम व सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? लिंगराज से, जगन्नाथ से, परशुरामेश्वर से या मुक्तेश्वर से? तो जगन्नाथ मंदिर से कृष्ण, बलराम व सुभद्रा की काष्ठ मूर्तियां प्राप्त होती हैं। देखते हैं आज की क्लास का 120वां प्रश्न। ताजी भित्ति पर चित्रण करने की विधि कहलाती है? फ्रेस्को, सेक्को, फ्रेस्को, ब्यूनो, टेम्परा या जल रंग? तो ताजी भित्ति पर फ्रेस्को, ब्यूनो कहलाती है। फ्लोरेंस के कलाकार किस कार्य में निपुण थे? रंगांकन में, रेखांकन में, छाया प्रकाश में या ए बी दोनों में? तो फ्लोरेंस के कलाकार जो थे वो रेखांकन में निपुण थे। तो आज की सीरीज का 120वां प्रश्न है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया, फिलिप जॉनसन, ली कार्बूजियर या सतीश गुजराल? तो चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बूजियर। और चार्ल्स कोरिया किसके वास्तुकार थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
तो देखते हैं अगला प्रश्न। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? आर के नारायण ने, के एस कुलकर्णी ने, आर के लक्ष्मण ने या अजीत निगम ने? तो आर के लक्ष्मण ने विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किया था। इनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, जो कि पिछली बार पूछा गया था पीजीटी में। आज की क्लास का 124वां प्रश्न है, चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1942 में, 1935 में, 1937 में या 1930 में? तो चित्रकला विभाग वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1937 में, 1937 में। तो आज की क्लास का 125वां प्रश्न है। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन टाइप करने में, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा, जितना नहीं लगना चाहिए उतना बहुत ही ज़्यादा लगता है, समय लगता है, मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रहिएगा चैनल, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में अपने, ठीक। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का। नंदन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आईफैक्स से, शांति निकेतन से, शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली से या वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से? तो नंदन पत्रिका शांति निकेतन से प्रकाशित होती है। इसी प्रश्न के साथ आज की सीरीज होती है हमारी समाप्ति यहीं पर। आप सभी का धन्यवाद अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए, और इस ग्रुप से, इस मतलब सीरीज से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी प्रतिदिन। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कोई टॉपिक याद नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का।